ऑन दी बेसिस ऑफ मनी, हम देखेंगे 30 मिनट तक आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी, ठीक है ना। अब पढ़ने जाए हम लोग, जो बातें बताएंगे बस उतना ही कान के अंदर रखना, उसके ज़्यादा कोई काम की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला है मेटालिक मनी, ठीक है ना। मनी इज मेड ऑफ पर्टिकुलर मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये जो होता है 3 कैटेगरी का होता है, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी और सब्सिडी मनी। तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। और देखो भैया समझना है चीज़ों को। अब देखो यहाँ बताया गया है स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल मनी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मतलब नहीं अभी जान पे जानो। इसको हम लोग फुल बॉडीड भी कहते हैं भैया, फुल बॉडीड मनी उसको भी कहते हैं जिसकी क्या क्या इक्वल होती है, समझ में आया कुछ? क्या कहते हैं? फुल बॉडी मनी उसको भी कहते हैं जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। अभी पीछे पर क्या है ना कमोडिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के बनते हैं। दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ वेरी डिफाइंड वेट एंड फिटनेस, इनकी वेट और फिटनेस क्या होती है, वेरी डिफाइंड होती है। अगर एक सिक्का जितने का है दूसरा सिक्का उसकी वैल्यू भी, दूसरा सिक्का भी सेम साइज का होगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। सब लोग बोलो कम, हमको बोलने दो, ठीक है। जिसकी इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे हम लोग इसको मान सकते हैं कि फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, बट यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल मतलब अपने देश के अंदर अपने देश के बाहर ये मानेंगे, बट यहाँ मानेंगे क्या, इंटरनल फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मानेंगे, इक्वल होती है। अब आता है टोकन मनी, इज दी मनी यूज टू मेकिंग स्मॉलर पेमेंट। अगर हमको छोटे छोटे पेमेंट्स करने हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, टोकन मनी। सब्सिडी ऑफ स्टैंडर्ड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये किसका है, सब्सिडी है, स्टैंडर्ड मनी का सब्सिडी है। जनरली मेड ऑफ इनफीरियर मतलब बेकार, मतलब इनफीरियर मतलब कम अच्छे क्वालिटी के धातुओं से बनता है, कॉपर और निकल। भैया कॉपर निकल आज के टाइम पे सोने से भी महंगा होने वाला है, समझ आया, बहुत काम की चीज है, ठीक है। आज के टाइम पे इनकी इंटरनल वैल्यू ज्यादा होती है एक्सटर्नल वैल्यू के मुकाबले, समझ में आ गया, इंटरनल ज्यादा होती है एक्सटर्नल के मुकाबले, बस इसको याद कर लो। सब्सिडी मनी क्या होती है, इशू टू फैसिलिटेट स्मॉल, ये भी छोटे छोटे पेमेंट्स करने के लिए होती है, ठीक है ना। लो वैल्यू कॉइन्स, इनके कॉइन्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का इस्तेमाल करते हैं, इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको इशू करती है। एंड लिमिटेड ईगल, इसका खास फीचर क्या है, ये लिमिटेड ईगल है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ईगल है, बहुत ही कम अमाउंट में एक्सेप्ट करोगे। पेपर मनी, चाइना फर्स्ट करेंसी था यूज ऑफ पेपर करेंसी, इसको इस्तेमाल करने वाला, ठीक है ना। बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट इन इंडिया टू हैव इशूड पेपर करेंसी 1806, इसको याद कर लो, बैंक ऑफ बंगाल ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है, ओके। मेन ये हो गया, ठीक है। अब जो तुम्हारी चार इसके कैटेगरी हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है। पहले फुली बैकअप बाय गोल्ड और सिल्वर रिजर्व, इसके पीछे गोल्ड और सिल्वर रिजर्व भी है, क्या है, गोल्ड और सिल्वर रिजर्व है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे मेटल का क्या हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है ना। हिटन यंग कमीशन, देखो इन 1995 इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, इंट्रोड्यूस किया था बट इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय, ठीक है ना। अनसुटेबल फॉर पुअर कंट्रीज, इसको याद कर लो, ये जो तुम्हारा जो कंट्री बहुत पुअर है उनके ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि उतना सोना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोने के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि ये जो रिप्रेजेंट किया गया है कि मनी है, क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि मेरे पास सोना है, हमने सोने की वैल्यू के हिसाब से नोट को छाप दिया, बट सोना ही नहीं है तो पुअर कंट्री तो सुटेबल होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि सोना ही नहीं उनके पास। इससे ये IMF आया था, कहा कि जिसके पास सोना नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे से मेंबर बन जाइए। हम अब मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई एक कंट्री जिसके पास में दूसरे देश का पैसा नहीं है, वो सामान कैसे खरीदेगा, मतलब एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान है, उसके पास पैसा नहीं है, अमेरिका का डॉलर नहीं है, तो वो अमेरिका से सामान कैसे खरीदेगा, तो इसमें उसकी मदद कौन करेगा, IMF करेगा। IMF करेगा कोई बात नहीं, तुम हमको अपने देश का करेंसी दे दो, हम रखेंगे और तुमको अमेरिका से सामान दिलवा देंगे, और उस पाकिस्तानी पैसे से क्या करेगा, रुपया से वो पाकिस्तान से सामान खरीदेगा, ठीक है ना, ओके। कन्वर्टेबल पेपर मनी, ये हो गया दैट टाइप ऑफ मनी विच इज कन्वर्टेबल इनटू स्टैंडर्ड कॉइन, जिनको हम स्टैंडर्ड कॉइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, जिसके पास ये पैसा है वो चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। इनकन्वर्टेबल व्हेन द मॉनेटरी अथॉरिटी गिव्स नो गारंटी, जब जिसने पैसे को इशू किया है कोई गारंटी नहीं देता है टू कन्वर्ट द पेपर नोट इनटू एनी कॉइन्स या फिर किसी और चीज के अंदर, जब जैसे कि भैया कोई पैसा है जिसके पीछे गारंटी नहीं दिया गया है तो क्या होगा, इनकन्वर्टेबल, जिसके पीछे किसी ने गारंटी नहीं दिया कि हम कन्वर्ट करके दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे कि चेक, अगर मान लियो तुमको चेक किसी ने दिया, पैसा नहीं मिला उसका, तो गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, केस करो जीतो बात अलग है, पैसा तुमको नहीं मिला तुम्हारी मर्जी है, तुमको जीतना पड़ेगा केस।
फिएट मनी क्या होती है, तुमको बहुत बुक के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग दिखाई देगी। तो भैया इशूड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इसको इशू क्या कहता है, क्राइसिस के, कंगाली के टाइम पे, ठीक है ना। दैट इज वाई इसको और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी करेंसी भी बोलते हैं। नो रिजर्व आर केप्ट बिहाइंड फिएट मनी, फिएट मनी के पीछे कोई रिजर्व नहीं होता। मतलब मान लो इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हो गया, ठीक है, अब भैया उस समय इंडिया को पैसा छापना पड़ गया, पैसा कम पड़ गया था सामान खरीदने के लिए, बट सोना नहीं था, क्या नहीं था, सोना चांदी नहीं था, और नोट छाप दिए, तो इसी को बोलते हैं इमरजेंसी मनी। बाद में जब सब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब इस करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कोई वैल्यू नहीं होगी। बाद में गवर्नमेंट गारंटी नहीं है कि भैया हमने इशू किया है तो हम पीछे गारंटी ये हुए हैं, ठीक है, ओके। तो भैया यहाँ पे आ गया नॉट बैकअप बाय मेटालिक और फिड्यूसरी कवर, मतलब कोई इसके पीछे कवर नहीं होता है, कोई रिजर्व नहीं होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी गिव्स नो गारंटी, कोई गारंटी भी नहीं देती है। इशूड इन लिमिटेड क्वांटिटी, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में इशू किया जाता है, और ये मेटालिक के होते हैं, ठीक है ना। इट मे बी ऑल्सो इन दी पेपर फॉर्म। अब आता है ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहला है इकोनॉमिकल, जो कि तुमको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तुमको पैसा चाहिए, तुम पैसा लेने गए, तुमको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल गया, उसको बोलोगे क्या, इकोनॉमिकल। कॉस्टली, जो तुमको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, बस याद करियो इसको। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सॉफ्ट मनी क्या होती है, जिसकी डिमांड कम हो सप्लाई ज़्यादा हो। क्या बोलते, हार्ड मनी क्या होती है, जिसकी सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है ना। सम अदर टाइप्स ऑफ मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी वो मनी होती है जो कि देने वाला और लेने वाला ट्रस्ट पे एक्सेप्ट करता है, किस पे करता है, ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रस्ट। दोनों के बीच में ट्रस्ट होगा तभी उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफर टू दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पे एंड द पेई, एग्जांपल चेक होता है। क्रेडिट मनी क्या होता है, जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है। फुल बॉडी मनी क्या होता है, बताने की जरूरत है। अब भैया मनी वैल्यू को और क्या बोल सकते हैं, फेस वैल्यू बोल सकते हैं कि नहीं, ओके। कमोडिटी वैल्यू तो दिया ही हुआ है सामने, और कमोडिटी वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव वैल्यू बोल सकते हैं जी। चीप मनी क्या होती है, मनी विच इज अवेलेबल टू द बॉरोवर एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि तुमको कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, उसको चीप मनी बोलते हैं। नियर मनी क्या होती है, हाई लिक्विड एसेट्स, मतलब वो सारे एसेट जो कि बहुत ही जल्दी पैसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने जल्दी, 3 मंथ। बेस ऑफ एक्सचेंज इसका एग्जांपल है, क्योंकि बेस ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का ही होता है, समझ आ गया, ओके। बस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, पहले एक बात को याद रखो, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। का कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक क्यों बोला गया है, सप्लाई है और स्टॉक बोला गया है, ठीक है, हाँ। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर हमारे देश की जनता के पास में जितना पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि मनी सप्लाई स्टॉक है कि फ्लो है, क्या है, स्टॉक है। मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास में है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या बोलोगे, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। कोई दिक्कत, तो मनी सप्लाई इफर टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई का फीचर देखो, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, जनता के पास में जो पैसा है बस वही है, ठीक है ना। उसके बाद नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो पैसे को बनाते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जैसे गवर्नमेंट और बैंक्स के बाद में जो पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है ना, क्योंकि इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, ओके। अब मनी सप्लाई, भैया मनी सप्लाई हमारे देश की जनता के पास में कितना पैसा है, इस चीज को नापने के ये 3-4 तरीके बनाए गए हैं, जिसका नाम है M1, M2, M3, M4। क्या नाम है, मनी सप्लाई, हमारे देश की जनता के पास में कितना पैसा है, इसको नापने के ये 4 मेजर्स, 4 तरीका बनाया गया है। M1, M2, M3, M4, ये क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अप्रोचेस टू मेजर दी मनी सप्लाई, कि भैया हम ये जान सके कि हमारे देश में मनी सप्लाई, मनी कितना है जनता के पास में, नॉट गवर्नमेंट और बैंक्स के पास में, किसके पास में, केवल जनता के पास में। तो कितने तरीके हैं, 4 तरीके, कहीं कहीं पे MGO भी दिखाई देता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो M1, M2 क्या है, नैरो मनी सप्लाई है, और M2, M3 क्या, सॉरी M3, M4 क्या है, ब्रॉड मनी सप्लाई है। अगर कहीं गलत दिखा है ठीक कर लो, M1, M2 क्या है, नैरो है, और M3, M4 क्या है, ब्रॉड मनी सप्लाई है। अभी दिखाते हैं, देखो। तो भैया 1967 से 1968 तक RBI नैरो मनी सप्लाई इस्तेमाल करता था, मतलब ये जानने के लिए कि हमारे देश की जनता के पास में कितना पैसा है, ठीक है।
M1 और M2 इस्तेमाल करता था, ठीक है। बट बाद में 1977 के बाद में 4 तरीके आ गए, M1, M2, M3, M4। आज के टाइम पे कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? M3। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेजर्स टू कैलकुलेट द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी यूज्ड बाय इंडिया इज नोन एज M3, ठीक है। तो भैया M1 का मतलब होता है CC प्लस DD प्लस OD, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद द पब्लिक। अदर CC और DD, डिमांड डिपॉजिट विथ CC DD प्लस OD। इसको पहले याद कर लो। देखो M1 का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, आम जनता के पास में कितना करेंसी और कॉइन है। डिमांड डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो पैसा हमने बैंक में रखा है और डिमांड करेंगे हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। सेविंग, जैसे कि तुम्हारा सेविंग अकाउंट के अंदर, उसका अदर डिपॉजिट विद RBI। कौन सा डिपॉजिट है भैया? ट्रेजरी बिल है, और भी बहुत सारी स्कीम के अंदर पैसा जमा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भैया अगर मान लो गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया M1, तो वो देखेगी CC प्लस DD प्लस OD, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, और क्या था? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट है विद RBI, ठीक है ना। याद रखना है इसको। बेसिक मेजर, सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है ये, सिंपल, एकदम सिंपल। ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी, भैया एग्जाम में आ सकता है, ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन करने की नहीं होता, बस बोलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट लिक्विड मेथड ऑफ मनी सप्लाई, ये भी आ सकता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में क्या है? लिक्विड का मतलब होता है तुरंत पैसे के फॉर्म में है। देख लो, पहला क्या था? करेंसी एंड कॉइन जनता के पास में, डिमांड डिपॉजिट जब मांगेंगे तब मिल जाएगा, ट्रेजरी भी तुम्हारा तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? M1 को ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं, ठीक है। M2 के अंदर क्या आता है? M1 भी आता है। M1 आता है मतलब CC प्लस DD प्लस OD, और तुम्हारा क्या आता है? सेविंग, प्लस कर लो इसको, प्लस इक्वल जो है ना, प्लस कर लो। सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट सेविंग बैंक, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा रखे हो वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो M1 एक तरीका था, M1 एक तरीका है। अब M2 एक तरीका है। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये क्या है? देखो बॉर्डर लिखा गया बट बॉर्डर है नहीं। ये बॉर्डर किससे है? पीछे वाले से बॉर्डर है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ जो बॉर्डर लिखा गया है ये पीछे वाले के मुकाबले में लिखा गया, बट एक्चुअली में M1 M2 क्या है? नैरो है। M3 M4 क्या है? ब्रॉडर है, ठीक है। तो अब M2 भी हो गया। M3 में क्या आता है? M3 में M1 भी आ जाता है, और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अगर तुमने टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, मतलब कि भैया 5 साल के लिए पैसा जमा किया है, 6 साल के जमा किया है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। इंडिया में क्या इस्तेमाल होता है? M3। M4 में क्या आता है? M3 भी आता है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंक्लूडिंग NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कहीं कहीं पे किसान विकास पत्र भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? KVP, किसान विकास पत्र। और NSC क्या होता है? भैया अगर तुमको पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना है तो बहुत सारी स्कीम होती है। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, सुना है नाम किसी ने? ठीक है, तो ऐसे ही किसान विकास पत्र एक स्कीम होती है, किसानों की नहीं होती है, बस नाम है किसान विकास पत्र है, ठीक है ना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मतलब कि तुमने गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है और तुमको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करेगी, कुछ टाइम बाद तुमको वापस कर देगी इंटरेस्ट के साथ में। वो स्कीम होती है, वो मतलब नहीं है, मतलब कि बस NSC को स्क्यूड कर देंगे, इस पैसे को क्या कर देंगे? स्क्यूड कर देंगे, ठीक है। M1 M2 M3 M4 याद हो गया। M1 मोस्ट लिक्विड है, ठीक है ना। M4 क्या है? ये एग्जाम में आएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। M3 वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ मनी सप्लाई, जिसको हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है भैया, बोलते हैं तो देख रहे हो। M1 और M2 जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई, लिखा गया है ना, ठीक है। M3 और M4 ब्रॉड मनी सप्लाई है। अब भैया 1998 के अंदर डॉक्टर वाई रेड्डी कोई थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और फॉर्म में बताया MGO M1 M2 M3, मतलब नहीं है, बस ये याद कर जो केवल, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, रुकेंगे नहीं। वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू समझ में आया ना, कोई दिक्कत? ठीक है। ट्रांजैक्शन मनी किसको बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स M3 को बोलते हैं। मोस्ट ईस्ट मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है, जितना बताएं सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सबसे पहला कंट्री जिसने पेपर करेंसी इस्तेमाल किया, चाइना। ग्रेट ब्रिटेन ने कब किया? ठीक है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो था IMF की मदद से बनाया गया, बहुत कुछ है, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर के बाद में कौन सा करेंसी स्टैंडर्ड खत्म हो गया था, ये भी, ठीक है। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? भैया मनी की वैल्यू क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय मनी की वैल्यू? मनी की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? बताओ। तुम्हारी ये मनी की क्या वैल्यू है? बताओ।
मनी की वैल्यू बस एक चीज़ से होती है, अगर हम किसी सामान को खरीदने की ताकत रखते हैं, बिकॉज वी हैव अ परचेजिंग पावर, मतलब मनी के अंदर वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे मनी इन इटसेल्फ मे बी क्वाइट वैल्यू, यस, मनी की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे, बस सुनना, चीजें समझ में आ जाएंगी, वरना चीजें आसानी से समझ में नहीं आएंगी, बस सुनते जाओ, ठीक है। मनी इन इटसेल्फ मे बी क्वाइट वैल्यू, यस, कोई भी वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट मे बी जीरो, हो सकता है 100 रुपये का नोट है, बट वैल्यू क्या है, जीरो। अब समझो यहाँ बात को, आफ्टर ऑल इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि बस एक कागज का क्या है, ये टुकड़ा है, ठीक है। बट इट वैल्यू अराइज, बट इसकी वैल्यू आती है फ्रॉम द फैक्ट, इस बात से दैट इट इज कैपेबल ऑफ परचेजिंग अ नंबर ऑफ गुड्स, क्योंकि भैया हमें कुछ पैसे से बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, तो सामान खरीद सकते हैं, इसलिए मनी की वैल्यू है। सामान नहीं खरीद सकते, मनी की वैल्यू नहीं है। मतलब कि बस यहाँ पे एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा है कि सामान खरीद सकते हैं तो मनी की वैल्यू है, नहीं खरीद सकते तो मनी की वैल्यू नहीं है। वरना 100 रुपये का क्या करोगे, बताओ, कुछ करोगे, क्या कर सकते हो, सामान नहीं खरीद पाओ तो क्या करोगे 100 रुपये से, किसी को अगर उधार भी दोगे तो क्या करेगा खरीद रख के, वो भी तो नहीं खरीद पाएगा ना। समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पे मनी की वैल्यू को समझाने के लिए परचेजिंग पावर का इस्तेमाल किया गया है, खरीदने की ताकत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो विच आर यूजफुल फॉर द परचेजर, द वैल्यू ऑफ मनी डज राइज इन द बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की कैपेसिटी के हिसाब से मनी की वैल्यू होती है। द ग्रेटर इज बाइंग कैपेसिटी द हायर साइड वैल्यू, भैया याद करियो, जितना ज्यादा खरीदने की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मनी की वैल्यू होगी। कोई दिक्कत, मतलब कि सिंपल भाषा में आप तुमको बता ही दिया कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी। एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं आ जाएगा, बस क्या आएगा, परचेजिंग पावर आ जाएगा। ये नहीं कहोगे कि मनी की वैल्यू स्टोर वैल्यू में होती है, ये नहीं कहोगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में होती है, डिफर्ड पेमेंट में नहीं होती, किस में होती है, परचेजिंग पावर में होती है, वरना सब लोग बाकी ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, ठीक है ना। ओके, सम टाइम द वैल्यू ऑफ मनी मेजर्ड इन टाइम ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, नॉर्मली हम लोग क्या कभी कभी हम लोग मनी की वैल्यू को जनरल लेवल ऑफ प्राइस में नापते हैं। एक सामान 10 का है, 12 का हो गया, तो ये क्या है, जनरल प्राइस लेवल है। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो V इक्वल टू 1/P VM, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, बस याद करियो इसको, स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ मनी, P इक्वल टू स्टैंड फॉर प्राइस लेवल, बस इसको याद करियो, कुछ भी करना नहीं इसके अंदर। तो भैया 3 तरीका बताया गया है, होलसेल स्टैंडर्ड, रिटेल या फिर कंजप्शन स्टैंडर्ड या फिर लेबर स्टैंडर्ड, मतलब कि 3 तरीके से हम लोग मनी की वैल्यू को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अप्रोच का मतलब क्या होता है ना, कोई तुमको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि बस उसके हिसाब से ये चीजें हैं, एक्चुअल में क्या वो नहीं बताया। जैसे कि कंज्यूमर अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, वो कार्डिनल अप्रोच मार्क्स ने बस तुमको समझाने की कोशिश की है और JIX ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की थी, तो यहाँ भी समझाने की कोशिश ही कर रहा है और हम लोग क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो भैया द होलसेल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्रेस इन टाइम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द ऑल कमोडिटी विच आर इन ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। अगर भैया मनी की वैल्यू हम लोग ये समझेंगे, अगर हम लोग सामान को खरीदें होलसेल मार्केट में, तो होलसेल मार्केट में सामान को खरीदने की जो वैल्यू है वही क्या है, मनी की वैल्यू है, बस ये हो गया होलसेल। अब आता है रिटेल या फिर कंजप्शन, अगर हम लोग रिटेल में सामान को खरीदते हैं, एक नॉर्मल इंसान अपने घर के लिए सामान खरीद रहा है नॉर्मल, तो वो क्या हो गया, मनी की वैल्यू उसी टाइम में हो जाएगी रिटेल स्टैंडर्ड के अंदर। अगर होलसेल में सामान खरीदो तो होलसेल, रिटेल में कहो तो रिटेल। ये बाई स्टैंडर्ड, मजदूरों को कितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से मनी की वैल्यू को नाप सकते हैं, पर डे का 100 रुपये मनी की वैल्यू, समझ आया बात। तो ये 3 अप्रोच बताए गए थे, होलसेल, रिटेल और क्या, ये बाई स्टैंडर्ड। कोई दिक्कत, ए बाई टिक मार लो तीनों को। चलो ठीक है, अब आ जाओ, इतना देर तुम आई दियोगे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ मनी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मनी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हर वो फैक्टर जो मनी की वैल्यू को घटाया बढ़ाया होगा वो अफेक्ट करेगा। पहला है तुम्हारा पॉपुलेशन, जनता बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा करेगी, ज़्यादा परचेज करेगी तो मनी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, हाँ भैया घटेगी बढ़ेगी। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ नेसेसरी गुड्स, अगर भैया हम लोग नेसेसरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके कारण मनी की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे एक्सपोर्ट करोगे, अगर तो मनी की वैल्यू खरीदने की ताकत, अब मान लो हमारे पास कोई सामान था, हमने बाहर बेच दिया तो अपने सामान क्या हो जाएगा, महंगा होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हैवी टैक्स इंपोर्ट, ज़्यादा टैक्स लगा दो, मनी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
मनी की वैल्यू में चेंज आएगा ना भैया, ज़्यादा सामान टैक्स लगा दोगे, सामान महंगा हो जाएगा, खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, घट भाई यही है, ठीक है। डेफिसिट बजट, हमारा बजट क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, मतलब कि भैया खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसा कम आया, समझ आया, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। अभी कॉमन भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तालाबंदी हो गया, फैक्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, स्ट्राइक हो गई, तो भैया उसके कारण सामान नहीं बनेगा, सामान नहीं बनेगा, सामान नहीं खरीदोगे, तो क्या आ जाएगा, मनी की वैल्यू में आएगी ना, ऊपर नीचे बात, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक, बैंक उधार कम देगा, तुम्हारे पास पैसा कम आएगा, तुम डिमांड कम करोगे, सामान कम खरीद पाओगे, मनी की वैल्यू ऊपर नीचे हुई, ठीक है। बस दीज आर दी पॉइंट्स जो तुमको बस याद होने चाहिए, ठीक है। अब आता है QTM, इसको QTM बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बहुत दिक्कत की बात है भैया, किसने दिया है इसको, ठीक है, देखो अभी बताएंगे इसने दिया है, ठीक है। द थ्योरी एम्स टू एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइन द जनरल प्राइस लेवल, ये थ्योरी हमको बताने की कोशिश करती है कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मतलब कि जो एक मार्केट में सामान का दाम है ना वो कितना हो सकता है, ये हमको बताने की कोशिश करता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इन अदर वर्ड्स इट पिन पॉइंट, ये हमको बताता है दो चेंजेस इन दी मनी की, ये बताता है कि मनी की वैल्यू में चेंज क्यों आता है, ये हमको क्या बताता है कि मनी की वैल्यू में चेंज क्यों आता है। पिन पॉइंट, ये उन पॉइंट्स को पिन करता है जिससे हम समझ पाए कि व्हाई देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, आगे देखो, सबसे पहले इसको 1588 के अंदर इटालियन इकोनॉमिस्ट डेवेंजत्ती ने बताया था, ठीक है भैया, बहुत पुरानी बात है तो इनको कोई याद नहीं रखा होगा। उसके बाद इवन फिशर ने पॉपुलर किया था इस थ्योरी को अपने किसके अंदर, बुक के अंदर, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जो कि 1911 में आई थी। तो भैया दो तीन बातें यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले डेवेंजत्ती ने बताया था, इटालियन इकोनॉमिस्ट 1588, बाद में इवन फिशर ने, लेकिन नाम किसका फेमस है, इवन फिशर का नाम फेमस है, ठीक है ना, अपनी बुक के अंदर बताया था, किसके अंदर, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, कब आई थी, 1911 में। तो इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास दो अप्रोच हैं, द ट्रांजैक्शन अप्रोच और मतलब द कैश बैलेंस, मतलब कि इन्होंने भी दो तरीके से मानियो बताने की कोशिश की। अभी ये मान के चलते हैं कि दो तरीका है समझने का। पहला, अब देखो कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस का मतलब होता है कि भैया ये चीजें एज्यूम करेंगे तभी समझ पाएंगे कि मनी की वैल्यू क्यों घटती है और क्यों बढ़ती है। पहला क्या है, नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड एंड डिमांड ऑफ मनी, भैया जो व्यापार हो या इकोनॉमी के अंदर वो उतना ही होगा, ना ज्यादा ना कम, और मनी की वैल्यू में कोई चेंज, डिमांड ऑफ मनी, मनी की वैल्यू में डिमांड ना बढ़ेगी ना घटेगी, जिसके पास जितना पैसा है उतना ही रहेगा, मनी सप्लाई में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में भी कोई चेंज, यहाँ पे बार्टर सिस्टम का मतलब होता है पैसे के बदले में सामान, ना कि सामान के बदले में सामान, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग जो कहते हैं मनी भी क्या है, मनी इज एनीथिंग, मतलब कमोडिटी कर सकते हैं ना, तो सामान के बदले में सामान, तो मतलब बार्टर सिस्टम ही तो हो गया, ठीक है। तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो जितना खरीद रहा है खरीदता रहेगा, जो जितना बेच रहा है बेचता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन दी क्रेडिट मनी एंड ईगर मनी, भैया क्रेडिट मनी में जितना उधार बट रहा है बढ़ता रहेगा, कोई उसमें कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। नो चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब कि वेलोसिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई, जितनी भी मनी हमारे पास है उतनी रहेगी, चेंज या ज़्यादा कम नहीं होगी। अगर मान लो मनी की सप्लाई कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, तो आप पढ़ने जा रहे हैं, जितना बताएंगे बस उतना ही ध्यान दो। द ट्रांजैक्शन अप्रोच, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फिशर वर्जन बोलते हैं, मतलब फिशर भैया ने बताने की कोशिश की थी, ठीक है। द ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज प्रेजेंटेड बाय इवन फिशर इन हिज फेमस बुक, बार बार की बातें बताया है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और एक्सचेंज, ठीक है ना। इन्होंने बताया MV इक्वल टू PT, क्या बताया, MV इक्वल टू PT, क्या इसका मतलब है देखो, MV का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी, PT का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड, देखो इसको दूसरे तरह से बताने की कोशिश की गई है, P इक्वल टू MV बाई T और P इक्वल टू 1 MV प्लस M, ऊपर कॉमा मारा गया है, नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा अपॉन T, ये इनका फॉर्मूला था, ठीक है ना। बस फॉर्मूला को एक बार देख लो और बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है। तुमको कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ठीक है, एक का आ सकता है जो कि हम बताएंगे अभी। अब आता है द कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब कि इन्होंने भी बताने की कोशिश की भैया मनी की वैल्यू क्या होती है, पहला बताया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इट्स पॉपुलैरिटी, भैया ये यूएसए में बहुत फेमस है। आईआई अप्रोच, आईआई का मतलब होता है कि इसके पहले वाला कौन सा, फिशर वाला अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। ये वाला अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये क्यों भैया, बहुत लोग कहते हैं कि सर ये तो लिखा हुआ है, आप बताए थे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैश अप्रोच, लेकिन ऐसा नहीं है। आईआई मतलब पहले वाला अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है, पूछा गया एग्जाम में। और ये जो अप्रोच है कैम्ब्रिज वर्जन किसके ऊपर बेस्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको लिख लो, ठीक है। कैम्ब्रिज वाला वो स्टोर ऑफ
कैम्ब्रिज वाला बेस्ड है तुम्हारा स्टोर वैल्यू के ऊपर, ठीक है, और तुम्हारा फिशर वर्जन किसके ऊपर बेस्ड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो प्रोपोनेंटेड बाय कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, भैया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक है ना, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, कैनन, जेम्स, सबका नाम दिया हुआ है। तो क्या पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका देखो मार्शल का दिया गया फॉर्मूला, रॉबर्टसन का दिया गया है, पिगू का दिया गया है। तो देखो बस यहाँ पे फॉर्मूले को देख लो, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, बस मतलब इन्होंने बताने की कोशिश की गई है, बस और कुछ नहीं याद करना। फॉर्मूला देखियो, P = M upon KI, ठीक है ना, और P = M upon MT, और पिगू का P = KI upon M। बस फॉर्मूला देख लो एक बार, एग्जाम में ना आया है ना आएगा, ठीक है। विच वर्जन इज सुपीरियर, कौन सा सुपीरियर है, कैम्ब्रिज वर्जन इज सुपीरियर देन द फिशर वर्जन, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है कौन सा वर्जन सुपीरियर है, बता दोगे ना कौन सा वर्जन कौन दिया है। ओके, मिल्टन फ्रीडमैन, भैया अभी इतनी दिक्कत थी कि एक और दिक्कत आ गई, एक और थे जिन्होंने कहा कि हम भी देंगे, कौन थे वो, मिल्टन फ्रीडमैन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं शिकागो वर्जन, ठीक है भैया। देख लेते हैं, ये सब बातें बहुत पुरानी हैं, ठीक है, बस एग्जाम के ही आनी है, ठीक है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने भी शिकागो के थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर द ईयर 1976 फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कंजप्शन एनालिसिस मॉनेटरी हिस्ट्री एंड थ्योरी फॉर हिज डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब ही नहीं है, बस फॉर्मूला देख लो एक बार, ठीक है। मतलब इन्होंने भी अगर मान लियो तुम्हारा फिशर नहीं है ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी पूछ देगा भैया कौन से नोबेल विनर थे जिन्होंने क्या किया, थ्योरी दी है, मिल्टन फ्रीडमैन। पर इनकी बात एकदम बाद में कहेंगे। शिकागो वर्जन किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन, बस उसके बाद तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कैम्ब्रिज वर्जन भी था और तुम्हारा फिशर वर्जन भी था, समझ में आ गया, शिकागो का वर्जन, ठीक है। ओके, बस बैंकिंग खत्म, ठीक है, सॉरी नहीं मनी खत्म, ठीक है, बैंकिंग में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट, भैया पहले सबसे तो हम लोग समझेंगे कि महंगाई क्या होती है। तो कोई है यहाँ पे जो बता दे कि महंगाई क्या होती है, कौन बता देगा, रुक जाओ भैया, एक से पूछेंगे ना, कौन बता सकता है, क्या हुआ ये सब, कोई दिक्कत, बताओ महंगाई क्या होती है, ये सब बताएगा महंगाई क्या होती है तुम्हारे हिसाब से। महंगाई तुम्हारे हिसाब से महंगाई का क्या मतलब क्या है, मोमोज भैया 50 करता है, अभी 70 का, ये महंगाई है कि नहीं, महंगाई है, अच्छा ठीक है। तो पहले खा पाए थे कि अभी खा पाए हो, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले मोमोज 50 का था 70 का हो गया है, मतलब नहीं है पहले खा पाए थे कि नहीं कि अभी खा पाए हो, इससे मतलब होता है, समझ में आया बात। पहले खा पाए थे मोमोज, अभी भी खा पाए हो, महंगाई है, मतलब कि भैया एक बात सुनो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कहा कि महंगाई तो कुछ होती ही नहीं है ना, देयर इज नो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, बिकॉज वाई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे मनी की परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, तो मतलब कि वो इक्वल होता है, ठीक है ना, इसे ये देयर इज नो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ठीक है। अब सुनो, ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब बताने की कोशिश की गई है, एक्चुअली में महंगाई नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट, महंगाई का मतलब होता है क्या, मतलब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा है, तुम डिमांड गए है किसी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है ना, डिमांड करोगे मार्केट, पैसा है डिमांड गया है, डिमांड करोगे, लेकिन भैया मार्केट में उतना सामान नहीं है, जब डिमांड करोगे, डिमांड पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, डिमांड करते जाओगे, बट तुम्हारी डिमांड को सप्लाई करने के लिए सामान नहीं है, तो क्या होगा, सामान के दाम क्या होते जाएंगे, मतलब मान लो ये प्रोड्यूसर, ये सब जो क्या है प्रोड्यूसर हैं, तुम लोग को सामान खरीदना है, तुम लोग के पास सबके पास पैसा है, सामान की डिमांड क्या है, ठीक है ना। अब सामान तो उतना है नहीं, सामान तो लिमिटेड है, जब तुम लोग डिमांड करोगे तो ये लोग क्या कर देंगे, सामान को महंगा कर देंगे, जिसमें से कुछ लोग पीछे हट जाएंगे, सामान को नहीं खरीदेंगे। जब पैसा बहुत ज़्यादा होता है, सामान की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो होता क्या है, उतना सामान तो है नहीं सप्लाई करने के लिए, तो क्या होगा, सामान के दाम को ही महंगा कर दो, जिससे कि कुछ लोग ना खरीदें, समझ आ गया, मेंटेन करने के लिए, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो भैया इन्फ्लेशन तो एक तरीका हो गया ना, जिससे कि हम लोग अपने सप्लाई की मदद से क्या कर सकें, डिमांड को, एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकें। तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन कोई दिक्कत नहीं है, एक सॉल्यूशन, हमारे क्या है, सॉल्यूशन है इकोनॉमी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें नॉर्मली सामान के दाम बढ़ जाते हैं, क्या होता है, सामान के दाम जनरल प्राइस लेवल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन।
तो देखो एज अ स्टेट एक ऐसी अवस्था इन दी वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी की वैल्यू क्या हुई है, घट रही है, एंड सामान के दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो भैया कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स की पॉजिटिव, इनवर्स, ठीक है। तो मनी की वैल्यू क्या हुई है, घट रही है, एंड प्राइसेस आर राइजिंग, सामान के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मनी की वैल्यू घट रही है मतलब बहुत सही, समझ आ गया। तो वैल्यू ऑफ मनी फॉलन एंड वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। तो महंगाई समझ गए, जब सामान के दाम बढ़ते हैं तो मनी क्या, महंगाई आ गई है, ठीक है ना। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कितने टाइप की होती है, तो भैया यहाँ पे देखो बस सुनते जाओ। कीपिंग इन्फ्लेशन मतलब भैया ये गया है इन्फ्लेशन 2% एंड वही हाई साई किस सामान का, ठीक है। मोनोपोली बिजनेस इसको इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, इन्फ्लेट देयर प्राइसेस, मतलब सामान के दाम को महंगा करने के लिए, ठीक है ना। यूएसए में इस्तेमाल होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो स्टैगफ्लेशन 2-3 नाम और भी हैं। न्यू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हाई प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सामान का दाम भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है साथ में, गो हैंड बाई हैंड, मतलब महंगाई भी आई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगारी महंगाई साथ में चल रहा है, तो क्या बोलोगे, स्टैगफ्लेशन बोलोगे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ड्यू टू एक्सेस इंपोर्ट, ज़्यादा इंपोर्ट कर जो क्या जाएगा, ठीक है। डिमांड पुल, डिमांड के कारण, जब भैया जनता डिमांड बहुत करेगी तो कौन सा डिमांड इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, सामान के दाम के कारण जब आएगा महंगाई तो क्या बोलोगे, कॉस्ट पुश, सामान के दाम के कारण महंगाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया महंगाई को ठीक करने का तरीका, तो ये जो तरीका बताए गए हैं ना, ये तरीका तुमको समझ में आएगा तब जब तुमको बैंक्स के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स पता होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको ये नहीं पता कि बैंक्स के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, सबको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा या फिर उसका मेजर्स नहीं पता होगा। कई कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका तरीका गए बताए थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मार्केट के अंदर हम लोग CII को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट सस्ता होगा कि महंगा होगा, क्या होगा, क्रेडिट महंगा होगा ना। CII बढ़ाओगे तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा RBI के पास में, तो उधार क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो देखो हमको कंसेप्ट नहीं समझना है, हमको कंसेप्ट के पीछे का बैकग्राउंड देखना है। अब महंगाई को ठीक करना है, महंगाई ठीक करना मतलब भैया बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। डिमांड क्यों हो रही है, पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बैंक खूब पैसा बांट रहे हैं, ठीक है, पैसा बैंक बांट रहे हैं तो लोग क्या करें, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई है नहीं तो महंगाई आ गई ना, महंगाई आ गई। अब इस महंगाई को ठीक करना है, तो महंगाई को ठीक करने की बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। तो पहला तरीका सुनते जाना, पहला है AII, जिसके अंदर आता है CII, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा अपने टोटल डिपॉजिट का RBI के पास में रखना कंपल्सरी होता है। कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास में रखना कंपल्सरी होता है। तो होता क्या है, अगर CII को बढ़ा देंगे तो भैया बैंकों को अपना ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा RBI के पास में, बैंक लोन कम बांट पाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो गई। जब बैंक लोन कम बांटेंगे, लोग लोन कम लेंगे, उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो मतलब कि महंगाई कंट्रोल करना है, CII क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। SII, बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास में ही रखना कंपल्सरी होता है इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स और सम डेजिग्नेटेड एसेट्स, जो कि बैंक ने बोला होगा, ठीक है ना। तो भैया अगर मान लो RBI ने SII को बढ़ा दिया तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना कंपल्सरी हो गया, लोन कम बांट पाएंगे, लोन कम बांटेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, महंगाई कंट्रोल, समझ गए, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है, क्या करती है, खरीदती और बेचती है ओपन मार्केट के अंदर। अब मान लो मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो RBI क्या कर देगी, सिक्योरिटीज को बेच देगी, किसको, बैंकों को। बैंकों को खरीदना कंपल्सरी है, जब बैंक सिक्योरिटी खरीदेंगे बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उस पैसे को लोन में नहीं बांट पाएगा, लोन नहीं बांटेगा, लोग लोन नहीं लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए बेच देंगे, ठीक है ना। क्या बेच देंगे, कौन बेचेगा, RBI बेचेगा। क्या बेचेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या फिर कुछ और चीजें, म्यूचुअल फंड, किसको बेचेगा, कमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। बेचने से क्या होगा, बैंकों का पैसा ब्लॉक हो जाएगा और बैंक लोन नहीं बांट पाएंगे, लोन नहीं बांट पाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना। अब आता है क्वालिटेटिव मेजर्स, ये तो पता ही है तुमको, अभी बैंकिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिस्कल मेजर, इसके आगे ये क्यों, ये गवर्नमेंट का तरीका होता है। मॉनेटरी मेजर किसका होता है, बैंक्स का होता है। फिस्कल मेजर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। फिस्कल मेजर मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेजर्स, क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, गवर्नमेंट कितना क्या करती है, पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। बात समझ आ गया कि नहीं। फिस्कल मेजर के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना खर्चा किया। अब मान लो इकोनॉमी के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी कि नहीं करेगी,
क्या करेगी? नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, रोड बनवाएगी, डैम बनवाएगी, लोगों को इनकम होगी, इनकम होगी तो सब क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। महंगाई अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी। बात समझ आ गया? ओके। अब आता है प्रमोट ऑफ सेविंग। गवर्नमेंट कहेगी भैया सेविंग करो, सेविंग, खर्चा मत करो, सेविंग करो। तुम क्या करोगे? सेविंग करोगे, डिमांड नहीं करोगे, ठीक है ना। इनक्रीज इन टैक्स, टैक्स लगा देगी, टैक्स लगा देगी, सामान का दाम महंगा हो गया, महंगा हो गया, डिमांड खुद ही क्या कर दोगे? कम कर दोगे। प्राइस कंट्रोल, सामान के दाम को ही कंट्रोल कर देगी, क्योंकि भैया बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो भैया यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, तो जैसे बताई गई हैं उसको वैसे याद कर लेना आपको बगल में। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द ग्रुप ऑफ सोसाइटी, महंगाई का असर किसके ऊपर कितना पड़ता है, किसके ऊपर कितना पड़ता है, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। तो एग्जाम में पूछा गया था डेटा है तो फायदा होगा नुकसान होगा? गेन करेगा भैया। कैसे? एक बताएंगे, बाकी बुद्धि खुद लगाना। थिंक वाइजली, सोचोगे समझ आ जाएगा। डेटा है मतलब जिससे पैसा लेना है, ठीक है ना, उसको फायदा पहुंचता है। भैया आज के टाइम पे हमने किसी को लोन दिया, ठीक है ना, मेरा डेटा है, कोई XYZ डेटा है, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, पैसा पा गया। भैया महंगाई आ गई, अगर महंगाई के टाइम पे हम पैसा देते तो हमको ज़्यादा पैसा मिलता है ना, किसको फायदा पहुंचा है? समझ गए? बस ऐसे ही तुमको याद करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, डेटा है, क्रेडिट है, वेजेस आई, सबका याद कर डालना, किसको फायदा हो किसको नुकसान पहुंचता है। एक पॉइंट है जो हम छुड़वाए थे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उसको भी देखेंगे। अभी तो कोई डाउट किसी को? मनी का अपना याद टॉपिक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग मनी के याद टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मनी खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। केवल 100 क्वेश्चन और इतना टॉपिक, मनी के चैप्टर कंप्लीट। इसके अलावा जहाँ से पढ़ना है एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करना है, केवल बेच चुके हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सिस्टम ऑफ इशूइंग करेंसी। भैया करेंसी को इशू करने का कितना तरीका होता है? ऐसे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एक यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, उसको भी देखे ना, ठीक है। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन द करेंसी सिस्टम। ये किसके ऊपर बेस्ड है? करेंसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसमें 100% मेटालिक रिजर्व होता है, मतलब कि भैया सोना चांदी रिजर्व हमारे पास होता है। मतलब अगर नोट छापी गई है 1 लाख तो उतने का सोना चांदी कुछ ना कुछ तो हमारे पास है, रिजर्व में रखे हुए हैं, तब छापे हैं। इसको बोलते हैं सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। डिपॉजिट है, पैसा है, तभी नोट छाप रहे हैं, वरना नोट नहीं छापेंगे। फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, ये क्या होता है? बेस्ड ऑन दी करेंसी प्रिंसिपल, ये भी करेंसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये करेंसी प्रिंसिपल क्या होता है? देखो यहाँ पे, नो मेटालिक रिजर्व अप टू फिक्स लिमिट। कोई भी हमारे पास मेटालिक रिजर्व क्या होता है? फिक्स लिमिट का नहीं होता है। बट 100% गोल्ड सिल्वर रिजर्व आई अबाउट दैट लिमिट। बट कोई और मेटालिक नहीं होता है, बट क्या होता है? सोना चांदी होता है 100%। अप टू द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट केप्ट एज अ रिजर्व। कुछ लिमिट तक गवर्नमेंट पैसा क्या करती है? अगर मेरे पास 100 किलो सोना है तो 50 किलो का ही क्या करेंगे? नोट, 50 किलो के वैल्यू के हिसाब से नोट को छापेंगे, पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। दिस वॉज सर्कुलेशन इन जापान, ये जापान में है, इटली में है, फाइनलैंड में है, नॉर्वे में है, एंड इंडिया फ्रॉम 1861 टू 1920 तक इंडिया में था। फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे सोना होता है हमारे पास, बट जितना सोना है उतने का हम लोग नोट नहीं छाप देंगे, कुछ कम का ही छापेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम इंडिया में कौन सा है? मिनिमम है। इंडिया में कौन सा है? मिनिमम है भैया, याद रखना। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब आया था? एग्जाम में आया हुआ है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में इंडिया में आया था। अब बताएं मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, मैक्सिमम लिमिट इज डिसाइडेड, एंड इसमें क्या होता है? हम लोग मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड कर देते हैं। एंड अबव दैट नॉट अ सिंगल करेंसी विल बी इशूड। मतलब मानो हमने सोच लिया 100 करोड़, तो 100 करोड़ रुपया ही छापेंगे, उसके ऊपर नहीं छापेंगे, भाई सिक्का हो, पैसा हो, चाहे ना हो, ठीक है ना। ओके, तो लिमिट इज फिक्स्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग लिमिट क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। अब ये बताओ, तुम ये बताओ, हर साल यूपी का बजट बनता है, क्या हर साल सेम होता है? हर साल बजट बढ़ता है, हर साल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कभी भी फिक्स, तो ये सिस्टम तो वैसे ही बेकार हो गया। तुमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि भैया हर साल इतने पैसा छापेंगे, तो भैया जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो ये सिस्टम तो वैसे ही खराब हो गया, ठीक है। मैक्सिमम भी खराब हो गया। प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन द बैंकिंग प्रिंसिपल। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बैंकिंग के नियम के ऊपर बेस्ड है। इट इज रिवाइज फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, सॉरी,
अंडर दिस फिक्स गोल्ड रिजर्व आर केप्ट, यहाँ पे कुछ सोने का रिजर्व हम लोग फिक्स कर देते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट कवर्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो बचा होता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, मतलब कि भैया अगर 100 किलो सोना है तो भैया हम लोग कुछ गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के डिबेंचर्स हो गए, उसके हिसाब से भी नोट छापते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास 100 किलो सोना है तो हमने 50 किलो सोने के हिसाब से नोट छाप दी, और बाकी जो पैसा छापा है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के बिहाफ पे छापा है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, डिबेंचर, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी इसके अंदर, ठीक है। परसेंटेज रिजर्व सिस्टम, ये बैंकिंग प्रिंसिपल के ऊपर ये भी बेस्ड है। इट इज द रिवाइज फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनेट सिस्टम, ये प्रोपोर्शनेट का क्या है, रिवाइज फॉर्म, ये पूछ सकता है एग्जाम में। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम मेटालिक रिजर्व, हमारे पास मेटालिक रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन मनी का रिजर्व्स होती हैं अप टू दी फिक्स लिमिट फॉर इशूइंग अनलिमिटेड पेपर मनी, और हम लोग कुछ लिमिट तक अनलिमिटेड मनी छापते हैं। अनलिमिटेड वाला मतलब जो किसी भी अमाउंट तक एक्सेप्ट की जा सके, ये नहीं कि कुछ भी छाप सकते हैं, छाप कितना भी सकते हैं, बट छापेंगे अपने इकोनॉमी के हिसाब से ही, कम पड़ेगा और छाप देंगे, कोई दिक्कत। तो इंडिया में यही है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब आया था, 1956 में, बस इतना याद रखो। बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम, इट वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1902, ठीक है भैया, ये भी किया था इंडिया ने। दिस द करेंसी कैन बी इशूड इक्वल टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द बॉन्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है, कभी भैया ये है बॉन्ड 50 करोड़ का, तो उस बॉन्ड के हिसाब से नोट छपेगा, बस। रिजर्व यस सिस्टम, ₹1 नोट, करेंसी विदाउट एनी रिजर्व, बिना रिजर्व के नोट छाप दे भैया। एक बार नीचे जो लिखा उसको रीडिंग मार दो, बस कोई काम का नहीं है, बस रीडिंग मार दो। अभी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो ठीक है भैया, मनी खत्म अपना, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस 2 घंटा दोगे मनी पे, मनी खुद से हो जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन ऑनलाइन फॉर्म में आ जाएंगे, 5-5 बार प्रैक्टिस करोगे, याद हो गया। ये जो पढ़े हो इसको 3-4 बार पढ़ डालोगे, याद हो गया, मनी की कहानी खत्म, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे आते हैं बैंकिंग। क्या क्या हुआ, क्या चीज, फार्मर कैसे गिने, कैसे होता है इन्फ्लेशन में, महंगाई कितनी भी आ जाए खाना खाना छोड़ दोगे, तब समझ में आया। सोचो फार्मर को कैसे फायदा होता है महंगाई में, कितना भी महंगाई आ जाए खाना छोड़ दोगे, क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, समझ में आया। हमने क्या बोला, किसी भी सवाल का जवाब तुम क्वेश्चन को सोचोगे तो मिल जाएगा, तुम लोग सोचते नहीं हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत लोग पूछते हैं सर डेटा को कैसे फायदा होगा, समझ में आ गया ना। क्या तो इनपुट होता है, बट यहाँ पे ये हाइपोथेसिस देके चलते हैं कि महंगाई के अंदर फार्मर को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वो फायदा कमाएगा। लॉकडाउन या क्या सब कुछ बंद था, मैगी बैगी नहीं मिल जाता, क्या खा रहे थे तुम लोग, क्या खा रहे थे बताओ, समझ आ गया। बैंकिंग बड़ा आसान सब्जेक्ट है भैया, बैंकिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, बैंकिंग सबसे आसान है, मनी ही सबसे कठिन था, मनी ही सबसे कठिन था, अभी भी कठिन है अगर पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है। तो ठीक है, आप बस 5 मिनट तक शांत बैठो, मनी खत्म हो गया है, ठीक है। छोटी की आप शांति बना जाओ 2 मिनट के। सुनो यहाँ पे देखो, आईबीआई के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। आईबीआई के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, शांति बनाओ पहले तो, ठीक है। जितना शांत होगे हमको समझाने में उतना आसानी होगी, ठीक है ना। देखो एग्जाम में सबसे आसान टॉपिक है आईबीआई, पीछे शायद 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। हम लोग को अगर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, 1 क्वेश्चन से एग्जाम में एडमिशन होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं यहाँ पे ध्यान दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कंटेंटेड करते हैं लोग, कुछ है ही नहीं इसके अंदर कंटेंट करने का, समझो केवल यहाँ पे चीज़ों को, एप्लीकेशन को समझो, हम लोग चीज़ों को हम लोग को अप्लाइड करना सीखना आना चाहिए। सीआईआर का मतलब सबको पता है, बट सीआईआर घटेगा बढ़ेगा, क्रेडिट क्या होगा ये समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। रटना आसान काम है, एप्लीकेशन उसका यूज़ करना बहुत कठिन काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत, इंडिया का क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी,
है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो जो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, सब लोग अपने टॉपिक को ओपन कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिटन यंग कमीशन। भैया हिटन यंग कमीशन, कमीशन क्या हो या फिर कमेटी क्या हो, इस कमेटी के कहने पे इंडिया में आरबीआई को बनाने की बात की गई। किसके कहने पे? हिटन यंग कमीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आई कमीशन, ठीक है ना। आरबीआई का एक्ट का पास हुआ, एक्ट मतलब कानून पास हो गया था 1934 के अंदर। अब बस सुनना, बोलना मत। आरबीआई का एक्ट पास हुआ 1934 के अंदर। आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ? ठीक है भैया, 1 अप्रैल को भूल मत जाना, 1 अप्रैल 1935 एक्ट पास हुआ 34 के अंदर, स्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 के अंदर, ठीक है। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? नेशनलाइज का मतलब है जब बना था। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लो। जा रहे थे तो बच्चों के लिए तुम इधर बजा दीजिए, कोई धुन बजा दीजिए। लोग कब से 2 घंटे से पढ़ रहे थे। देखो यार एंटरटेनमेंट कॉमन सेशन में सब कुछ संभव हमारे यहाँ, सारी व्यवस्था अवेलेबल है। तुमको कुछ पता चलेगा? अरे ठीक है, आपका प्रमोशन है या यूट्यूब पे जाएगा पूरा लोग इंडिया में। रख दीजिए उसको ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। पकड़े रहो जी, पकड़े रहो, पकड़ लो। एक लकड़ी लगा। हाँ, आइए इधर। तो दोस्तों देखिए, 2 घंटे से बच्चे पढ़ रहे थे और ये भैया जी, जो कि आपका नाम क्या है? अहमद। और आप कहाँ पे काम करते हैं? बजटिया के पास। देखिए बजटिया में इनका बिजनेस है। आप चाहें तो शादी विवाह वगैरह में या फिर बर्थडे में आप इनसे परचेस कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारा बांसुरी से धुन आप लोगों को सुनाएंगे, तो आप एक बार सुना दीजिए सभी बच्चों को। बजाते नहीं भैया, कोई भी सुनाइए। एक को सुना दीजिए। चलिए अब आप लोग पर आ जाइए आरबीआई पे। ऊपर देख के ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फुल एंटरटेनमेंट ऑन है, ठीक है। बस हो गया। ठीक है, शांत हो जाओ, 2 मिनट के शांत हो जाओ।
देखो पढ़ने की सबसे खास बात क्या होती है ना कि हम लोग को माइंड को भी स्टेबल करना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ना बहुत आसान काम है, कभी कभी ऐसा होता होगा ना तुम पढ़ने बैठते होगे, तुमको चीज़ें आसान है बट समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम लोग उस समय स्टेबल ही नहीं होते हैं। माइंड को पहले स्टेबल करो, बैठो आराम से, शांति बनाओ जी। कितनी आती तुम लोग को आई? हाँ देखो जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले तो जहाँ भी बैठो पढ़ने की वहाँ पे आवाज़ वाज थोड़ा कम हो, ठीक है ना। जितना माइंड स्टेबल होगा उतना जितनी चीज़ें तुम लोग याद कर पाओगे, समझ पाओगे। चीज़ों को याद भले ना कर पाओ लेकिन समझ ज़्यादा अच्छे से जाओगे, ठीक है ना। तो जब भी पढ़ने बैठो तो वहाँ पे शांति होनी चाहिए, ठीक है ना। वो आत्म शांति वही शांति होनी चाहिए, ठीक है ना, वर्चुअल शांति, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आईबीआई बने जाए हैं। आईबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पता है कि हर कंट्री का बस एक आईबीआई होता है। बहुत ही हार्ड चांस है कि एक कंट्री का 2 आईबीआई हो, मतलब सेंट्रल बैंक। इंडिया में बस सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आईबीआई बोलते हैं, वरना हम नॉर्मली हर कंट्री के अंदर क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो भैया फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिट एंड यंग कमीशन। हिट एंड यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंडिया के अंदर क्या बनाया गया? आईबीआई बनाया गया। एंड क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? तो आई कमीशन। एक्ट पास हुआ, मतलब कानून पास हुआ 1934 के अंदर। स्टेब्लिश कब किया गया? 1 अप्रैल 1935। आईबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 के अंदर। तो भैया इस बात को याद रखना कि जब ये बना था तब क्या था? वो प्राइवेट था। बाद में इसको नेशनलाइज, मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल और ओनरशिप आ गई। जब ये बना तो प्राइवेटाइज था, ठीक है ना। इनिशियली सेटअप इन कलकत्ता। सबसे पहले ये कलकत्ता में सेटअप था। इसका ऑफिस कहाँ था? इनिशियली स्टार्टिंग में इसका ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता में था। बाद में इसका ऑफिस कलकत्ता से उठा के कहाँ गया? मुंबई। कब आया? एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। और ऑल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ म्यांमार। भैया 1927 तक म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक यही था और पाकिस्तान का भी यही था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। मतलब पैसे से रिलेटेड सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया में कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा आईबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी इशूड बाय आईबीआई। इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, कितना पैसा छपेगा, कितना मनी सप्लाई किसके पास कितना होगा, मतलब पैसे से जुड़ा सारा काम। मॉनेटरी पॉलिसी, कितना उधार बटेगा, कितना उधार नहीं बटेगा, किस सेक्टर में कितना उधार बटेगा, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ हर नियम कायदा कानून कौन बनाता है? आईबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी इशूड बाय आईबीआई। अनाउंस बाई, एक बार एग्जाम में ये आ गया कि भैया अनाउंस बाई फाइनेंस मिनिस्टर की आईबीआई का गवर्नर है आईबीआई। एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आईबीआई के अंदर काम करती है, एमपीसी, ठीक है ना। ये तुम लोग को बताया नहीं जाएगा क्योंकि बेचू के एग्जाम में तो भैया अपने हिसाब से पूछा है। एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आईबीआई के अंदर एक कमेटी काम करती है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कमेटी बना के अपना रिपोर्ट किसको देती है? गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को। डिप्टी गवर्नर पास करते जाता है गवर्नर के पास में, फिर गवर्नर अनाउंस करता है। बनाया किसने? एमपीसी ने, बट हम लोग क्या बोलेंगे? आईबीआई। एमपीसी का फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस बाय द आईबीआई गवर्नर ऑफ आईबीआई, एग्जाम में आ गया है। तो यहाँ पे आईबीआई की डेफिनेशन बताने की कोशिश की गई है। मैंने पहले बताया कि भैया डेफिनेशन से कभी भी किसी चीज़ का प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाता है, कभी कभी निकल भी जाता है, ठीक है ना। तो पहला हो गया तुम्हारा आईबीआई एक्ट एज अ सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। हमारे देश का क्या है? सेंट्रल बैंक है। एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब पैसों से जुड़े सारे नियम कायदे कानून को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऑफ इंडियन यूपीज एंड टू कंट्रोल, रेगुलेट, मॉनिटर, इंस्पेक्ट बैंक इन कंट्री। हमारे जितने भी बैंक हैं इन सबको कंट्रोल, रेगुलेट, मॉनिटर, जितने भी बैंक हैं, समझ आ गया? कोई भी बैंक है उसको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जो कि किस एक्ट में, किस शेड्यूल में होंगे? सेकंड शेड्यूल में होंगे। आईबीआई एक्ट 1942। अब कहोगे भैया 1942 कहाँ से आ गया? 42 में कहाँ एक्ट आया था? बहुत बच्चे पूछे ये बात। तो 42 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, आईबीआई के एक्ट के कानून में चेंज हुआ था। उस चेंज के हिसाब से ये बताया गया कि जो भी आईबीआई एक्ट 1942 के अमेंडमेंट के हिसाब से जितने भी बैंक आईबीआई के सेकंड शेड्यूल में आएंगे। सेकंड शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं, आईबीआई ने बोला भैया फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में कुछ भी बता दिया होगा, सेकंड शेड्यूल एक पॉइंट था, एक टर्म था, मतलब कानून के अंदर चीजें हम लोग शेड्यूल में, पैराग्राफ में, पॉइंट में लिखते हैं ना। जब भी कानून पढ़ोगे, सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन ए बी पढ़ते होगे, तो उसके साथ बताया गया है, ठीक है। आईबीआई की सब्सिडियरीज, भैया इनके फुल फॉर्म याद कर लेना, इनके फुल फॉर्म याद कर लेना। DICGC, BINBPA, IBITS, IFTS, इनके फुल फॉर्म याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना, ठीक है। पहले NHB, कौन क्या? नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना, ये भी आईबीआई का सब्सिडी था। आईबीआई ने इसके सारे शेयर को बेच दिया, डाइवेस्ट कर दिया। आज के टाइम पे NHB आईबीआई का सब्सिडी नहीं है। करंट में चार्ट में नाम देख लो,
ठीक है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ आरबीआई के गवर्नर की लिस्ट, तो भैया सबसे पहला कौन था? ऑप्शन स्मिथ, इनका ईयर देखे ना। उसके बाद कौन था? जेम्स बेयर टेयर। उसके बाद कौन था? सीडी देशमुख। सबसे पहले इंडियन ओरिजिन के कौन से गवर्नर है? सीडी देशमुख। करंट में कौन है? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के? ये भी याद रखना है, इनका ईयर भी याद कर लो। उसके बाद क्या बोलते? उसके पहले कौन थे? उसके पहले कौन थे? उसके पहले कौन थे? समझ में आ गया? नीचे से 4 ऊपर से 3, ये तो याद ही होना चाहिए। सबसे कम टाइम के कौन थे? सबसे ज्यादा टाइम? मतलब कि बस सुनो बात को, ऊपर से 3 नीचे से 4 याद करना है। उसके बाद इन सबके नाम एटलीस्ट तुमको पता होने चाहिए कि कौन कौन गवर्नर है, वरना ये पूछ देगा कि कौन सा गवर्नर नहीं है तो फंस जाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम देखो हम याद करवाते हैं। पहला ऑप्शन स्मिथ, जेम्स बेयर टेयर, सीडी देशमुख। 3 नाम तो याद हो गया। एक नाम और याद करो, बंगाल यामा, नाम देख के याद हो जाएगा, बंगाल यामा। 4 नाम ऊपर से याद होगा। नीचे से शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन और कौन सा? सुब्बाराव। 8 तो नाम ऐसे याद हो गए। एक नाम और याद करवाते हैं, रंगराजन। कौन सा? सी रंगराजन। एक नाम और याद करवाते हैं, मनमोहन सिंह। समझ आ गया? 2 नाम और याद हो गया। ठीक है ना। और तुमको देखो नरसिम्हम भी नाम तुमको याद हो जाएगा, नरसिम्हम भी नाम तुमको याद हो जाएगा। देखो कुछ नाम तो याद हो गए ना, अब कुछ नाम देखो। ठीक है, सबसे कम सबसे ज़्यादा किस नंबर के कौन से हैं? अगर तुमको कुछ सीक्वेंस याद है, जैसे कि तुम्हारे अभी शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, तुमको पता है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, तो तुम नंबरिंग काउंट कर पाओगे। ठीक है ना, एक आइडिया लग पाएगा तुमको। कोई दिक्कत? ये अच्छे से याद करना, बस ये नहीं कि कौन गवर्नर है ये याद करो, छोड़ दिए। सबसे पहले इंडियन ओरिजिन के सीडी देशमुख, सबसे पहले ऑप्शन स्मिथ, सेकंड नंबर के जेम्स बेयर टेयर। इनका डेट भी याद कर लेना, कब से कब था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे जो तुम्हारे डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके नाम चेंज हो गए हैं, तो गूगल से भी बता देंगे। 4 नाम तुम्हारे कोई हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, अभी भी हैं। ठीक है, बस तुमको ये याद करना और कुछ नहीं। अभी 4 होते थे जब ये नोट्स बना, तब उसमें 3 थे। उस एक को क्या किया था? रिटायर कर गया था। अभी 4 के 4 आ गए हैं। ठीक है, ओके। अब आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरबीआई क्या करता है? इशू ऑफ करेंसी नोट। 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। हाँ, किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेंगे, और कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर ना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख देता है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी लिखे, अपने को वही पता होना चाहिए जो एग्जाम में आता है। इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, भैया डूबते हुए का आखिरी सहारा, कोई बैंक डूब गया, आखिरी सहारा कौन है? आरबीआई है। ठीक है ना, उसके बाद एडवाइजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कौन है? ये एडवाइजर है। ठीक है ना, उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, भैया स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है तुम्हारा कि नंबर वाइज इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नंबर के टाइम में है, जैसे इंडिया में कितनी डेथ हुई, ठीक है ना, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों ने लोन एक लोन नहीं चुकाया, ये सब नंबर की इंफॉर्मेशन है। ये आरबीआई अपने बुक्स के अंदर छापता है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को पता चले कि बूम है कि डिप्रेशन में है। ठीक है ना, उसका मोनोपोली ऑफ नोट इशू, नोट इशू करने का अधिकार इसके पास में है। यहाँ पे मोनोपोली वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? बल्कि 1 रुपये का नोट तो गवर्नमेंट छापती है, क्यों? मैक्सिमम काम किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स बैंक है या फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का बैंक, मतलब भैया हम लोग अकाउंट खुलवाएंगे एसबीआई में, बैंक गवर्नमेंट कहाँ खुलवाएगी? आरबीआई के अंदर। ठीक है ना, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या है? ये एजेंट है, मतलब कि अगर पैसों से जुड़ा कोई भी काम करना है गवर्नमेंट को किससे थ्रू करेगी? इसके थ्रू करेगी। इशू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया बट अनाउंस बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, पता ही है। कस्टोडियन ऑफ नेशन गोल्ड, हमारे देश का सोना किसके पास में है? इसी के पास में है। ठीक है, इतना तो आगे भैया, नीचे जो बात लिखी है भाई दिक्कत की बात है। अब आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, सुनना समझना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है डायरेक्ट एक्शन, बैंक ने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन लिया। और देखो अब 2 बातों को समझो, यहाँ पे 2 बातें इसको लिख भी है ना, एक होता है मनी सप्लाई, एक होता है क्रेडिट कंट्रोल। क्या होता है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अपने को पता है कि भैया स्टॉक ऑफ मनी हेड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे देश की जनता के पास में कितना पैसा है। इसके 4 तरीके थे, M1, M2, M3, M4। सबसे अच्छा M3 होता है। लिस्ट कौन से होते हैं? M1, M2।
मोस्ट कौन से होते हैं? MC और M4। तो भैया मनी सप्लाई के 4 तरीके हैं। तो मनी सप्लाई मतलब आम जनता के पास में कितना पैसा है। अब तुम्हारा आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट मतलब कि कितना लोन बांटा जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। ये दो बातें हैं अलग अलग, ये दो बातें क्या हैं? अलग है, बट आपस में कनेक्टेड है। इस बात को समझना, एग्जाम में घुमा घुमा के आएगा। पहला है मनी सप्लाई, हमारे देश की जनता के पास में कितना पैसा है, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट कंट्रोल, अगर मार्केट में हमको उधार को कंट्रोल करना है तो उसका तरीका और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका, दोनों का तरीका क्या है? सेम है, बट दोनों आपस में क्या है? अलग है। मनी सप्लाई का मतलब कि इकोनॉमी में कितना पैसा रहेगा, कोई दिक्कत। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कि कितना उधार बांटा जाए, तो इनडायरेक्टली उधार बांटोगे तो वो पैसा मनी सप्लाई के फॉर्म में इकोनॉमी में ही आएगा ना। तो है मतलब सेम, बट मीनिंग अलग निकलेगा, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है पॉइंट ऑफ टाइम पे, और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कि बैंक कितना पैसा बांट रहे हैं एज अ उधार, ठीक है ना। दोनों को कंट्रोल करने का तरीका एक ही है। ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी के अंदर तो क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन आ गया। ज्यादा क्रेडिट बटेगा, उधार ज्यादा बटेगा, तो क्या आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर? क्या जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो भैया अपने को हमको सोचना है एक तरीके से नहीं, दोनों तरीके से। जब महंगाई आएगी, जब महंगाई नहीं आएगी, दोनों तरीके से सोचना है। तो पहला है क्वांटिटेटिव कंट्रोल। तो सबसे पहली बात भैया, जो नाम जिसके अंदर लिखा है उसको उसी के अंदर रखना, ठीक है ना। पहला है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है फॉर लॉन्ग टाइम, इसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। तो अब मान लो इकोनॉमी के अंदर महंगाई है, महंगाई का मतलब लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और मनी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, मतलब खूब पैसा है। तो हमको मनी सप्लाई को कम करना है और क्रेडिट को कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे? आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट को बढ़ाने से ये होगा कि भैया कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा मिलेगा तो क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, महंगाई कंट्रोल। तो भैया बैंक रेट का मतलब जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। बढ़ाने और घटाने से समझ गए? ओके। अब आता है तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। भैया आरबीआई के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, सारे जितने भी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब उसके पास में होते हैं। तो आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। ये क्या होता है? आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच सकता है और खरीद सकता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंकों को टेम्पोररी टाइम के क्या करेगा? बेच देगा। अब मान लो बैंक खूब लोन, ये सबके सब बैंक थे, खूब लोन बांट रहे थे, आरबीआई ने क्या किया? इनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दिया। तुम कहोगे खरीदेगा क्यों? क्योंकि बैंक किसके अंदर काम करते हैं? आरबीआई के अंदर, तो खरीदना पड़ेगा। तो ये लोग लोन बांट रहे थे तो बैंक ने बिना इनसे पूछे इनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दी। इनके पैसे क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। उस पैसे को लोन में नहीं बांट पाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। मनी सप्लाई कम हो गया, क्रेडिट कंट्रोल हो गया। समझ आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई टू कमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये होता है। तो भैया कब सेल करेंगे, कब परचेज करेंगे? अब सुनना, अगर हमने क्या किया? सिक्योरिटीज को बेचा है, कौन बेचेगा? आरबीआई बेचेगा। किसका सिक्योरिटी? गवर्नमेंट का। किसको बेचेगा? कमर्शियल बैंक को। जब बेचेगा तो क्या करेगा? महंगाई क्या हो, क्रेडिट क्या होगा? सस्ता होगा कि महंगा होगा? क्रेडिट कॉस्टियर होगा कि चीपर होगा? क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब मार्केट में जो उधार बट रहा है। अब देखो आरबीआई ने क्या किया? बैंकों का सिक्योरिटीज बेच दिया। अब बैंक क्या बोलते हैं? लोन नहीं बांट पाए हैं, लोन नहीं बांट पाए हैं तो लोन अब क्या महंगा मिलेगा ना। तो बेचने पे क्रेडिट कॉस्टियर हो जाएगा, खरीदने पे जब वापस सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो लोन क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए, बस ये नहीं कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, इसका इफेक्ट क्या होगा? खरीदने और बेचने पे। सेम इफेक्ट होगा मनी सप्लाई पे। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या कर देंगे? हम लोग सिक्योरिटीज को खरीद देंगे। क्या करेंगे? आरबीआई खरीदेगा। जब खरीदेगा तो बैंकों के पास में पैसा वापस आ जाएगा, लोन बांटेंगे, मनी सप्लाई, क्योंकि बैंक्स आर दी इंस्टीट्यूशन हु सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है ना, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। समझ में आ गया? ओपन मार्केट। तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, खरीदेंगे बेचेंगे, क्या होगा? समझ गए। अब आता है CII, कैश सीजाई रेशियो। क्या आता है? CII। इसका मतलब ये होता है बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंकों के पास में भैया दो टाइप के पैसे होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड का मतलब जब बैंक से पैसा मांगेंगे पैसा दे देगा हमको, टाइम का मतलब कुछ टाइम के बाद देगा। इसको बोलते हैं NTDL,
इसको बोलते हैं NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। लिख लो। एक्चुअल में तुम लोग कहते हो टोटल डिपॉजिट, ये टोटल डिपॉजिट नहीं होता है, ये क्या होता है? NTDL होता है। बैंकों के पास में टोटल कितना पैसा है? 2 पैसा है, एक है टाइम डिपॉजिट, एक है डिमांड डिपॉजिट। तो भैया बैंक बोल रहा है कि भैया नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, क्या बोल रहा है? बैंक इस पैसे को क्या मानता है? लायबिलिटी मानता है। क्या मानता है? हम लोग कहते हैं टोटल डिपॉजिट, बट बैंक क्या मानता है? लायबिलिटीज मानता है। तो देखो, कॉमर्शियल बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट, जिसको बोलेंगे NTDL का कुछ परसेंटेज RBI के पास में रखना कंपल्सरी होता है। मान लो बैंकों के पास में 1 लाख रुपए है और RBI ने क्या दिया कि 20% आपको रखना है RBI के पास में। तो मतलब कि अब देखो, हमको क्रेडिट कंट्रोल करना है, तो CRR को बढ़ाएंगे घटाएंगे? CRR क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। CRR को बढ़ाने से अब बैंकों को अपने टोटल परसेंटेज दैट इज NTDL का ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा RBI के पास में, वो उस पैसे का लोन नहीं बांट पाएगा। तो क्रेडिट क्या हो गया? कंट्रोल हो गया, और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? ओके। अगर हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना है या फिर क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करना है, क्रेडिट को वापस इंक्रीज करना है, तब क्या करेंगे? CRR घटा देंगे। मतलब कि कॉमर्शियल बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कम परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट मतलब NTDL क्यों क्या है? क्योंकि हमारी ये बैंकों की डिपॉजिट क्या होती है? लायबिलिटी होती है। भैया उनको वापस चुकाना है ना, खुद का पैसा नहीं है, उधार का पैसा है। ठीक है? ओके, NTDL समझ में आ गया? CRR कैश रिजर्व रेशियो, कब बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे। ठीक है? याद रखना, बैंकों को अपना पैसा RBI के पास में रखना पड़ता है। SIR के अंदर देखो, LIR के अंदर 2 आता है, CIR और SIR। LIR का मतलब होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक हैव टू मेंटेन। ठीक है ना? बस किसके कहने पे? RBI के कहने पे। अब आता है SIR, बैंकों को अपने फुल फॉर्म याद करना, बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का मतलब NTDL को अपने पास में ही रखना कंपल्सरी होता है, इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट या फिर डेजिग्नेटेड एसेट, जो कि RBI ने बोला होगा भैया सोना रखो, सोना रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के पेपर रखो, वो रखना पड़ेगा। अब मान लो हमको क्रेडिट को कंट्रोल करना है, बहुत बैंक लोन बांट रहे हैं, तो RBI SIR को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ाने से कॉमर्शियल बैंकों को खुद का पैसा ही खुद के पास में ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो उस पैसे को लोन में नहीं बांट पाएंगे। समझा गया? मनी सप्लाई को बढ़ाना है, क्या करेंगे? SIR घटाएंगे बढ़ाएंगे? SIR क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है? तो दिस और डिसीजंस की घटाना बढ़ाना कौन लेता है? बैंक की RBI। ठीक है ना? किसके कहने पे? गवर्नमेंट के कहने पे। किसके कहने पे? गवर्नमेंट के कहने पे। खुद का डिसीजन नहीं होता है। RBI के अंदर कमेटी काम करती है, वो कमेटी गवर्नमेंट के कमेटी के साथ में मिल के काम करती है। ठीक है ना? फाइनेंस मिनिस्टर की कमेटी होती है और RBI कमेटी होती है, दोनों कमेटी काम करती है, उस कमेटी के कहने पे घटता बढ़ता है। ठीक है? रेपो रेट का मतलब क्या होता है भैया? जब कॉमर्शियल RBI कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट टर्म, इसको रेपो रेट बोलते हैं। सुनो बात को, जब RBI कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है किस बेसिस पे? शॉर्ट टर्म बेसिस पे। पहले ये रेपो रेट नहीं था, अभी आया है। ठीक है ना? ओके। तो जब RBI कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। अगर एग्जाम में पूछेगा द रेट एट विच RBI गिव लोन टू कॉमर्शियल बैंक, तब रेपो की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? बैंक रेट की बात करेंगे। जब पता ही नहीं कौन सी रेट है तो बैंक की बात करेंगे। ठीक है? अब आता है रिवर्स रेपो रेट। सुनना बात को ध्यान से, जब कॉमर्शियल बैंकों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि भैया लोन बांट दें या तो बैंकों के पास में रख दें। सुनो यहाँ पे ध्यान से जी, कौन बतियाया मधुमक्खी की तरह? देखो, जब कॉमर्शियल बैंक के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो उसको लगता है कि मार्केट में अगर हम लोन बांटेंगे तो हमको 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। तो हम अगर RBI को दे देंगे पैसा तो RBI हमको ज़्यादा परसेंटेज देगा। जब एक्सेस पैसा जो कि बैंकों के पास में बचा हुआ है वो पार्क कर देते हैं, एक्सेस मनी पार्क बाई कॉमर्शियल बैंक इनटू दी RBI, क्यों? जिससे उनको RBI ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। मतलब भैया अपने एक्सेस पैसे को कॉमर्शियल बैंक किसके पास में रखते हैं? RBI के पास में। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको मार्केट में इंटरेस्ट से ज़्यादा वहाँ क्या मिल जाए? RBI का पैसा मिल जाए। RBI का इंटरेस्ट, RBI बोला कि हम 15% देंगे भैया, और मार्केट में 10% चाहिए लोन का, कहाँ रखेगा कॉमर्शियल बैंक? तो जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेस पैसे को RBI के पास में रखता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब देखो भैया, मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो RBI रिवर्स रेपो रेट को जिसे पूछेंगे वो बताएगा, बस वही बताएगा।
रिवर्स सुन लो एक बार बताया भी से, रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब आरबीआई क्या कहता है, जिस रेट पे कहता है भैया कमर्शियल बैंकों को कि भैया ज़्यादा पैसा है हमको दे दो, हम रखेंगे, तुमको उसके ऊपर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। मतलब जिस परसेंटेज पे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक अपने पैसे को रखता है आरबीआई के पास में, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतनी महंगाई पूछो मत, तो आरबीआई रेपो रेट को घटाएगा कि बढ़ाएगा? रुक जाओ, कौन जवाब दे सकता है? रिवर्स रेपो रेट को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बताओ। इसका रुक जाओ, क्या करेगा? घटाएगा। इसका इफेक्ट बताओ कैसे होगा? इफेक्ट भैया अगर घटाएगा, रिवर्स रेपो रेट को घटाएगा तो बैंक क्या करेंगे ना, पैसा आरबीआई के पास में नहीं रखेंगे, उस पैसे को लोन में बांट देंगे, तो महंगाई कंट्रोल हुई कि और बढ़ गई? क्या करेगा? क्या कहेगा? समझ में आया बात को? कहने का मतलब है पता तो हमको है, उसका यूज कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। अब एक दो वर्ड और सीखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्रेडिट को इकट्ठा करना, कंसंट्रेट करना। तो भैया कंसंट्रेट करने के बाद आएगा मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। एक्सट्रैक्शन का या फिर एक्सटेंशन का मतलब होता है क्रेडिट को फैलाना और उधार बांटना, क्रेडिट को इंक्रीज करना, मनी सप्लाई को इनके। ये दो वर्ड इस्तेमाल करता है कि अगर आरबीआई को क्रेडिट को कंसंट्रेट करना है तो बैंक रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। मतलब कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है, बैंक रेट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब समझ में आ गया? ज़्यादा महंगा लोन देगा कमर्शियल बैंकों को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या? रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टाइम की होता है। रिवर्स रेपो रेट किसकी होता है? शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम? दीज आर दी शॉर्ट टर्म्स मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। पूछा गया एग्जाम में कि भैया विच आर दी शॉर्ट टर्म्स, कौन कौन से शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो कि आरबीआई इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया? रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसआईआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब के सब तुम्हारे डायरेक्ट एक्शन है। क्वांटिटेटिव मतलब कि सीधे असर दिखता है, बैंक पूछता पाछता नहीं है, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। अब आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या आता है? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। पहला आता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग कह लो या फिर सीइंग ऑन क्रेडिट कह लो। मतलब बैंक क्या करता है? लोन के ऊपर लिमिट लगा देगा कि इतना ही लोन बांट सकते हो। बैंक करेगा भैया आपको इतना ही लोन बांटना है, तब क्या हो गया? कंट्रोल करना क्रेडिट। अगर मान लो बैंक ने कह दिया कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको 10,000 का लोन बांटना है, उतना ही बांट पाओगे ना। मतलब अगर महंगाई वहाँ पे है तो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। मतलब ये इनडायरेक्ट एक्शन होता है। ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना यहाँ पे ध्यान से। मार्जिन का मतलब क्या होता है? विशाल बताएगा, बताओ विशाल। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? बताओ। पता है कि नहीं? हाँ है ना? बस बैठ जाओ। मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बैंक से लोन मांगने जाते हैं, जब बैंक से हम लोग लोन मांगने जाते हैं, मानो तुमने 1 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो भैया बैंक तुमको लोन देगा 80 जाएगा। क्या कहेगा? 80 जाएगा। अब भैया मार्केट में सब लोग अपनी प्रॉपर्टी रख के लोन मांगने लगे, 1 लाख का प्रॉपर्टी देने पर 80 का लोन मिल जाए। तो अब मार्केट में बैंकों को क्रेडिट को कंट्रोल करना है कि लोग लोन कम मांगे, तो बैंक कहेगा अब 1 लाख का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो हम 40,000 का लोन देंगे। मतलब मार्जिन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं, देखो तुमको लगा कि यहाँ पे बढ़ा कहाँ? बढ़ गया ना, लोन का अमाउंट घट गया ना। इसको बोलते हैं ड्यू इफेक्ट। मतलब कि एक चीज बढ़ा एक चीज घटा बट पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे लोन का अमाउंट कम हो गया तो अपने आप मार्जिन क्या हो गई? बढ़ गई ना। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब आरबीआई मार्जिन की रिक्वायरमेंट को घटा या फिर बढ़ा देता है, क्या करने के लिए? इन्फ्लेशन को या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये इनडायरेक्ट एक्शन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब बैंक का रेट जो होता है वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर देता है। मतलब कि किसी से कम इंटरेस्ट से चार्ज करना, किसी से ज़्यादा। मतलब भैया अगर बाइक के सेक्टर में बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है तो बाइक के सेक्टर में इंटरेस्ट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कहेगा भैया बाइक वाले लोगों को लोन महंगा दो। जब लोन महंगा दोगे तो लोग लोन कम लेंगे तो बाइक कम खरीदेंगे, महंगाई कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरेस्ट। जिस सेक्टर में महंगाई है उस सेक्टर में इंटरेस्ट को क्या कर दो? घटाया, बढ़ा दो। ठीक है। मोरल सुसैन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सुनो यहाँ पे, सिंपल रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों से सिंपल रिक्वेस्ट करता है कि भैया गेट अप इन लाइन, लाइन में आ जाओ, मतलब औकात में आ जाओ, अपनी बात को समझो, यही कहता है। ठीक है ना। इट इज अ रिक्वेस्ट बेस्ट परसुएशन।
ठीक है। मॉरल सुसेशन का मतलब होता है इट इज अ सिंपल रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, जिसमें आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को टू गेट अप इन हैंड। गेट अप इन हैंड का मतलब होता है कि भैया मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो लोन कम बांटो, लोन कम बांटो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसा है। तो आरबीआई बस इनडायरेक्ट बोलता है कि भैया देखो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं लाइन में आ जाइए, मतलब अपने हिसाब से समझ जाइए कि आपको क्या करना है, मतलब इनडायरेक्ट बोल रहा है। लेकिन तब भी तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे पर डायरेक्ट एक्शन भी वो ले सकता है। तो सिंपल रिक्वेस्ट प्लस परसुएशन, बस यही एग्जाम्पल भी तुमको दिए हैं बहुत बार कि तुम टीवी बैठ के देख रहे हो, एग्जाम का टाइम है और सर पापा आगे बोले टीवी बंद कर दो, मतलब प्यार से बोले बंद कर दो बेटा, मतलब तुम लोग को इसका मतलब क्या है 5 मिनट टीवी बंद हो जानी चाहिए, समझा गया। सिंपल रिक्वेस्ट तो किए हैं तो 5 मिनट ये क्या आएगा डंडा, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा टॉपिक बहुत है बट इसी से केवल 100 क्वेश्चन है, समझ आ गया। केवल 100, अभी यहाँ पे कब हुए थे ना 2 दिन पहले, ठीक है, तो 2-3 दिन पहले आरबीआई के 100 क्वेश्चन के प्रिंटेड फॉर्म में टेस्ट हुए थे, ठीक है, वो ऑनलाइन फॉर्म में भी हैं, तो उसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, तुम लोग को दिया भी गया होगा, ठीक है। मनी के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का आज यही टॉपिक लेफ्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक को कल हम कवर कराएंगे, ठीक है। शायद प्रभु सर क्या कहेंगे, मनी खत्म हो गया क्या, क्या चीज़, ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो, ठीक है, क्या चीज़, जो ठीक है, मनी बैंकिंग खत्म, मतलब बैंकिंग खत्म ही है, बस आधे घंटे के क्या तुमको और चाहिए, हम खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके, सब हो गया, बैंकिंग आगे कर दिए। एक बार सर के लिए तालियां बजाएंगे जोरदार। और कोई नहीं भेजा, देखो 2.5 घंटे तुम लोग बैठना मुश्किल है, 2.5 घंटे बोलना तो समझ लो। गोपाल आ जाओ, बांसुरी बजाओ। हम सर एक बांसुरी का धुन सुनना चाहोगे? हाँ?